नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। ईडी ऑफिस में राहुल गांधी से लगातार 2 दिन तक पूछताछ के बाद आज तीसरे दिन भी पूछताछ का तीसरा फेज जारी है। कांग्रेस आलाकमान को पूछताछ के लिए समन भेजे जाने के बाद से ही ईडी लगातार सुर्खियों में है, लेकिन आज से 10 साल पहले तक ईडी शायद ही कभी इस तरह सुर्खियों में आती थी। लेकिन भैया, इन दिनों तो सीबीआई से ज्यादा ईडी का शोर मचा हुआ है। ईडी विख्यात या यूं कहें कि कुख्यात हुई मनी लॉन्ड्रिंग कानून यानी कि पीएमएलए कानून लागू हो जाने के बाद से। इसे समझने से पहले मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बने पीएमएलए का मतलब समझ लीजिए। आम बोलचाल की भाषा में कहूं तो इसका मतलब है 2 नंबर के पैसे को हेराफेरी करके ठिकाने लगाने वालों के खिलाफ बनाया गया कानून। लेकिन मौजूदा हालातों में इस कानून की एक बड़ी मजेदार बात यह है कि इस कानून को बनाया तो वाजपेयी सरकार ने 2002 में था, लेकिन इसे धार देकर 2005 में लागू किया तत्कालीन कांग्रेस सरकार के वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने। और अब इत्तेफाक देखिए कि यही कानून कांग्रेसी नेताओं के लिए गले का फंदा बना हुआ है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा भी कई कांग्रेस नेताओं या उनके करीबियों के खिलाफ इस कानून के तहत केस दर्ज हुए हैं। कौन से हैं वो नेता और क्यों उनके खिलाफ इस कानून के तहत मामले दर्ज किए गए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, जिसे हम जल्दबाजी की भाषा में ईडी कह देते हैं, वो कितनी ताकतवर एजेंसी है। आपको 2020 का एक किस्सा तो याद ही होगा, जब एक के बाद एक 8 राज्यों ने सीबीआई को अपने इलाके में काम करने से रोक दिया था। इनमें पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल और मिजोरम जैसे राज्य शामिल थे। मतलब साफ है कि दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत बनी सीबीआई को किसी भी राज्य में घुसने के लिए पहले वहां की सरकार की परमिशन लेनी जरूरी है। हाँ, अगर जांच किसी अदालत के आदेश पर हो रही है तब उस स्थिति में सीबीआई कहीं भी जा सकती है और पूछताछ तो कर ही सकती है, इसके अलावा गिरफ्तारी भी कर सकती है। करप्शन के मामलों में अफसरों पर मुकदमा चलाने के लिए भी सीबीआई को उनके डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। वहीं नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी कि एनआईए को बनाने की कानूनी ताकत एनआईए एक्ट 2008 से मिलती है। एनआईए पूरे देश में काम कर सकती है, लेकिन उसका दायरा केवल आतंक से जुड़े मामलों तक ही सीमित है। इन दोनों एजेंसियों के उलट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए की ताकत से लैस ईडी केंद्र सरकार की अकेली ऐसी जांच एजेंसी है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में नेताओं और अफसरों को तलब करने या उन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की इजाजत लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। ईडी छापा भी मार सकती है और प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकती है। हालांकि अगर प्रॉपर्टी इस्तेमाल में है, जैसे कि मान लीजिए कोई मकान या कोई होटल, तो उसको वो खाली नहीं करा सकती। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जमानत की 2 सख्त शर्तें होती हैं। पहली तो ये कि आरोपी जब भी जमानत के लिए अप्लाई करेगा तो कोर्ट को सरकारी वकील की दलीलें जरूर सुननी होंगी, और दूसरी शर्त ये होती है कि इसके बाद कोर्ट अगर इस बात को लेकर संतुष्ट होगा कि जमानत मांगने वाला दोषी नहीं है और बाहर आने पर वो ऐसा कोई अपराध दोबारा नहीं करेगा, तभी उसे जमानत मिल सकती है। यानी कि जमानत केस की सुनवाई से पहले ही अदालत को ये तय करना पड़ेगा कि जमानत मांगने वाला दोषी नहीं है। इस कानून के तहत जांच करने वाले अफसर के सामने दिए गए बयान को कोर्ट सबूत के तौर पर मानता है, जबकि बाकी कानूनों के तहत ऐसे बयान की अदालत में कोई वैल्यू नहीं होती। तो चलिए अब आते हैं कांग्रेस के उन नेताओं या उनके संबंधियों पर जो ईडी के रडार पर हैं। सोनिया और राहुल गांधी पर ईडी जिस नेशनल हेराल्ड मामले की वजह से एक्शन ले रही है, उसके बारे में हम आपको पहले की वीडियोस में ही काफी बता चुके हैं, इसलिए अब बात करेंगे उससे आगे की। पंचकुला लैंड केस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ केस। ईडी ने 26 अगस्त को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के नेता मोतीलाल वोरा के खिलाफ एजेएल मामले में चार्जशीट दायर की थी। हुड्डा पर आरोप है कि उन्होंने 64.93 करोड़ रुपए का प्लॉट एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी कि एजेएल को 69,39,000 रुपए में दिया था।
पंचकुला में मौजूद इस भूखंड को 2018 में ईडी ने कुर्क कर लिया था। एजेएल नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन करती थी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में डीके शिव कुमार। 3 सितंबर 2019 को ईडी ने कांग्रेस नेता और कर्नाटक के पूर्व मंत्री डीके शिव कुमार को टैक्स चोरी और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया था। इससे पहले उनसे 2 दिन तक इस मामले में पूछताछ की हुई थी। आईएनएक्स मीडिया केस। आईएनएक्स मीडिया मामला भी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ई चिदंबरम पर न केवल विदेशी निवेश के लिए आईएनएक्स मीडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड यानी कि एफआईपीबी से मंजूरी दिलाने में रिश्वत लेने का आरोप लगा, बल्कि सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार भी किया। ईडी ने चिदंबरम से पूछताछ भी की थी। इसी मामले में चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम भी गिरफ्तार हो चुके हैं। जमीन खरीद घोटाला मामले में रॉबर्ट वाड्रा पर केस। साल 2007 में रॉबर्ट वाड्रा ने स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी शुरू की थी। रॉबर्ट और उनकी मां मॉरीन इसके डायरेक्टर थे। आरोप है कि इस कंपनी के नाम पर वाड्रा ने बीकानेर में कौड़ियों के भाव में जमीन खरीदी और फिर ऊंचे दामों पर बेच दी। ईडी ने वाड्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा से अब तक 11 से भी ज्यादा बार पूछताछ हो चुकी है। इसके बाद नाम आता है अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत का। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत से फर्टिलाइजर घोटाला मामले में ईडी ने 2021 में पूछताछ की थी। 2020 में ही ईडी ने अग्रसेन गहलोत के खिलाफ केस भी दर्ज किया था। इसके बाद नाम आता है सुरेश कलमाड़ी का। ईडी ने कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला मामले में यानी कि सीडब्ल्यूजी का केस, जिसने कांग्रेस की पूरी सरकार को हिलाकर रख दिया था, उस मामले में भी सुरेश कलमाड़ी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसके बाद नाम आता है कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी का। ईडी ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी पर हवाला ऑपरेटर्स की मदद से प्रॉपर्टी जुटाने के आरोप में केस दर्ज किया है। ईडी ने इस मामले में रतुल को गिरफ्तार भी किया था। तो ये थे वो सभी कांग्रेस नेता और उनके सगे संबंधी जिन पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मामला दर्ज किया। तो मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी और नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।